Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 30th January 2023. 30 जनवरी 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। आप लोग से केवल इतनी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिए। अच्छा, लाइक कर दिया करें वीडियो स्टार्ट होते समय, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। ये सवाल कुछ आपको हद तक प्रीलिम्स के लिए मजबूत बनाएंगे। पहला सवाल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी। तो सैलिनिटी के वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है सैलिनिटी एट द सरफेस डिक्रीजेज बाय लॉस ऑफ वाटर टू आइस। तो सैलिनिटी ऑफ सरफेस कह रहा है डिक्रीज हो जाती है जब लॉस ऑफ वाटर होता है टू आइस। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है सैलिनिटी एट डेप्थ इट्स वेरी मच फिक्स्ड बिकॉज देयर इज नो वे दैट वाटर इज lost or the salt is added. तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है halocline is a distinct zone where salinity increases sharply. तो कौन से स्टेटमेंट सही इनमें से आपको बताने, which of the following statements are correct? Let me tell you the answer now. देखो, पहला स्टेटमेंट इसमें गलत है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वाटर का लॉस होता है टू आइस, मतलब वाटर आइस में कन्वर्ट होता है सरफेस पे अगर, तो द सैलिनिटी विल इंक्रीज। ठीक है ना, द सैलिनिटी विल इंक्रीज रादर दैन डिक्रीजिंग। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है एंड थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। हैलोक्लाइन वो रीजन होता है जहाँ पे सैलिनिटी इंक्रीज करती है शार्पली, और सेकंड भी सही है। तो 2-3 विल बी द आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन है अर्थक्वेक्स के रिगार्डिंग। पहला स्टेटमेंट कह रहा है ऑल द नेचुरल अर्थक्वेक्स टेक्स प्लेस इन द लिथोस्फेयर। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है द डेंसर द मटेरियल द लोअर इज द वेलोसिटी ऑफ द अर्थक्वेक वेव। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है द सरफेस वेव्स आर मोर डिस्ट्रक्टिव। तो बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है। लेट मी टेल यू द आंसर नाउ। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही कि ऑल द जो नेचुरल अर्थक्वेक्स होते हैं लिथोस्फेयर में होते हैं। पहला स्टेटमेंट इज राइट। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि जितना डेंसर मटेरियल होगा द वेलोसिटी विल बी मोर फॉर द अर्थक्वेक वेव्स, नॉट लेस। द सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड थर्ड स्टेटमेंट इज राइट कि जो सरफेस वेव्स होती हैं दे आर मोर डिस्ट्रक्टिव दैन द बॉडी वेव्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो आंसर विल बी 1 and 3 आर करेक्ट, सेकंड वन इज रॉन्ग। तीसरा क्वेश्चन है मिड अटलांटिक रिज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मिड अटलांटिक रिज किसका एग्जाम्पल है? कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री का, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का, या नन ऑफ द अबव। सो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन बट वेरी गुड वन। अगर आप बता सके तो अच्छा है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बी, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। मिड ओशियानिक रिजेस जो होती हैं वो आप सबको पता है डाइवर्जन ऑफ द प्लेट्स के कारण होता है, तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, दैट इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में। पहली न्यूज़ है कल्चर मिनिस्ट्री जो है वो ऑर्गेनाइज कर रही है वितस्त प्रोग्राम। कल्चर मिनिस्ट्री जो है उसने ऑर्गेनाइज किया है वितस्त प्रोग्राम, जो कि आज तक चलेगा एंड इट विल शोकेस द रिच कल्चर आर्ट क्राफ्ट ऑफ कश्मीर। कश्मीर के रिच कल्चर आर्ट एंड क्राफ्ट को शोकेस करने के लिए है। एक्चुअली वितस्त मैंने क्यों बताया, क्योंकि वितस्त एक ऋग्वैदिक नेम है वहाँ की रिवर का। एक एक करके मैं सारे नाम आपको बता दूंगा एंड दिस विल बी इंपॉर्टेंट रिवीजन फॉर यू। तो ऋग्वैदिक नेम जैसे सिंधु जो था वो इंदस का नाम था, इंडस रिवर का। वितस्त वॉज द नेम ऑफ झेलम। वितस्त किसका नाम था? झेलम का। अस्किनी या असीकनी किसका नाम था? चेनाब का। पुरुषनी वॉज द नेम ऑफ रावी। विपास वॉज द नेम ऑफ बियास एंड शतुद्री ये जो नाम था, ये शतुद्री या शतुद्री ये सतलज का नाम था। फिर गूमल और गोमल ये गोमती का नाम था। क्रुमु ये कुर्रम पास का नाम था। दृशदावती ये घग्गर रिवर का नाम था एंड सुवास्तु ये स्वात वैली का नाम था, स्वात वैली का सुवस्तु। तो ये कुछ नाम थे जो ऋग्वैदिक नेम थे और उनके मॉडर्न नेम मैंने आपको बता दिए, याद रखिएगा। मैच द कॉलम टाइप में आ सकता है। सेकेंड न्यूज़ बहुत ही प्राउड मूवमेंट है इंडिया के लिए। इंडिया हैज़ बीटन इंग्लैंड इन द फर्स्ट एवर आईसीसी अंडर-19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप फाइनल। तो आईसीसी T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप फाइनल था, किसके बीच में था? इंडिया और इंग्लैंड के बीच में था। ये पहला एवर आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात चल रही है, वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप की, है ना। और ये इंडिया ने जीत लिया है फर्स्ट एवर। सो दैट इज़ अ वेरी प्राउड मूवमेंट फॉर अस। आपके लिए केवल एक छोटा सा सवाल ये है कि ये वर्ल्ड कप हुआ कहाँ था। तो आप बस ये लोकेशन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि फर्स्ट एवर आईसीसी अंडर-19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था। तो इफ़ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन देन दैट विल बी गुड। तीसरी जो न्यूज़ है वो है
जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है उसने लॉन्च किया है MCA 21 के अंतर्गत एक नई फैसिलिटी जिसका नाम है ई-एडजुडिकेशन। ठीक है ना, ई-एडजुडिकेशन क्या करेगा, इसका मतलब होता है जजमेंट ऑन अ डिस्प्यूट। ठीक है ना, तो ई-एडजुडिकेशन बेसिकली एक ऑनलाइन डिस्प्यूट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म है। इट इज़ एन ऑनलाइन डिस्प्यूट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म। और इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है MCA 21 के अंतर्गत, ताकि जो नंबर ऑफ लिटिगेशंस है या द नंबर ऑफ केसेस हैं जो कि NCLT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इन सब जगह जाते हैं, उनका ऑनलाइन रेजोल्यूशन हो सके, ऑनलाइन डिस्प्यूट सॉल्यूशन हो सके। तो इससे बढ़ होगा क्या क्या कि इससे जो नंबर ऑफ केसेस NCLT में और ऐसे जाते हैं, फिजिकली जाते हैं, वो कम हो जाएंगे। इसके अलावा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को भी ये प्रमोट करेगा, डिस्प्यूट्स के नंबर ऑफ डिस्प्यूट ये सब कम हो जाएंगे। तो ऑल दिस थिंग्स विल बी द बेनिफिट ऑफ दिस ई-एडजुडिकेशन पोर्टल अंदर MCA 21। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ज़रूर याद रखना। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान लॉन्च किया गया है टू इंक्रीज़ द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स। मतलब कि जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हैं वो जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएं, इसके लिए PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया गया है। उसी के अंतर्गत अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जो है उसने लॉन्च किया है मैरीन लॉजिस्टिक्स पोर्टल। याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने लॉन्च किया है मरीन लॉजिस्टिक्स पोर्टल। मैंने आपको पहले बताया था कि लॉजिस्टिकल कॉस्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा है, चाइना में बहुत कम है, और हमको अपनी लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट कम करनी पड़ेगी। लॉजिस्टिक्स के अंतर्गत क्या क्या इंक्लूड होता है, तो लॉजिस्टिक्स के अंदर बेसिकली आपके सोर्स से डेस्टिनेशन तक प्रोडक्ट को पहुंचाने का जितना भी जो भी प्रोसेस होती हैं सब लॉजिस्टिक्स का हिस्सा है। फॉर एग्जांपल सोर्स से उठाना, ट्रांसपोर्ट करना, वहाँ पे हैंडलिंग चार्जेस, पैकिंग चार्जेस, अनपैकिंग चार्जेस, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं। तो अब ये मैरीन लॉजिस्टिक्स पोर्टल बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंतर्गत। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने इसको बनाया है, लेकिन इसमें सारे रोडवेज, वाटरवेज और एयरवेज तीनों ही अभी कवर्ड हैं एज ऑफ नाउ। शिपिंग मिनिस्ट्री ने हालांकि इसको लॉन्च किया है। इसका काम मेन ये है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं शिपिंग इंडस्ट्री के, उन सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म में लेकर के आना। सो दैट इज़ द बिग बेनिफिट ऑफ दिस। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। Student enrollments in higher studies rose by 7.5% in 2020-21। अब जो कोविड का वर्ष था उसके लिए आईशे यानी कि ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन लॉन्च किया गया है। आईशे यानी कि ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। अब ये लॉन्च कौन करता है, सबसे पहली बात तो ये लॉन्च करता है यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री। इसको लॉन्च कौन करती है, यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री लॉन्च करती है आईशे यानी कि ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। उसके डेटा के अकॉर्डिंग 7.5% का इंक्रीज देखने को मिला था इन द कंट्री फ्रॉम 2019-20। मतलब 19-20 के फिगर से अगर हम 20-21 का फिगर देखेंगे तो उसमें आपको 7.5% का राइज देखने को मिलेगा। हालांकि कोविड वर्ष था, लेकिन जो एनरोलमेंट है वो ज़्यादा हुए थे। ठीक है ना, इनफैक्ट SC/ST के एनरोलमेंट्स में भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सो दैट और दीज आर इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जो है उनमें आपको एनरोलमेंट ज़्यादा मिलेगा। बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो यहाँ पे हालांकि रिपोर्ट के लिखे हुए हैं, है ना, तो आई कैन टेल यू दोज। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है थोड़ा आईशे के बारे में आपको पता रहे। आईशे याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च करता है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, और मिनिस्ट्री ये कंडक्ट कर रहा है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन फ्रॉम 2011 से ये लॉन्च किया गया है, 2011 से होता है ये। एंड इसमें सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कवर रहते हैं विच आर इन द इंडियन टेरिटरी एंड आर इम्पार्टिंग हायर एजुकेशन। क्या क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है, तो स्टूडेंट एनरोलमेंट, टीचर्स डेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन, फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये सारा डेटा कलेक्ट होता है। तो ये भी लिख लेना कि आईशे के अंदर डेटा कौन कौन सा कलेक्ट होता है, चाहे स्टूडेंट एनरोलमेंट का हो, टीचर्स डेटा, इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन, फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये सारी कवर्ड होती है उसके अंदर। एंड इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम, जो कि 2020-21 में हुआ है, कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैव फिल्ड डेटा यूजिंग इंटायरली ऑनलाइन डेटा कलेक्शन प्लेटफॉर्म, है ना। तो ये पूरा का पूरा ऑनलाइन डेटा कलेक्शन प्लेटफॉर्म के थ्रू इस बार किया गया है। इसको डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने बनवाया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की मदद से, है ना। इसका वेब डेटा कैप्चर फॉर्मेट था, उसको डेवलप किया था डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के थ्रू नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी कि NIC ने, उसी के थ्रू डेटा पूरा कलेक्ट किया गया है। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। तो दीज आर सम ऑफ द फैक्ट जो मैंने आपको बताए। हालांकि कुछ जो मुस्लिम स्टूडेंट्स के प्रपोर्शन थे इनरोलमेंट में वो डिक्रीज़ हुए हैं। तो रिपोर्ट में मैंने बताया बहुत सारी चीज़ें हैं, आप एक बार देख लीजिएगा, लेकिन जो मैंने आपको बताया वो पॉइंट्स तो ज़रूर याद रखेगा। तो आई होप यू विल रिमेंबर ऑल दीज फैक्ट्स। तो ये तो कुछ न्यूज़ आइटम्स वैसे हो गए। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यहाँ पे एडिटोरियल आता है। एडिटोरियल में पहला एडिटोरियल नरेगा यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के रिफॉर्म्स की बात की जा रही है। तो यहाँ
पे ऑथर ने कहा अगर आपको रिफॉर्म करना ही है तो यहाँ पे आप प्रायोरिटाइज करो वर्कर को, और उसके ऊपर जो ड्यूज़ आपने रख रखे हैं, उसके जो पैसे आपने नहीं दिए हैं, उनके ऊपर आप फोकस करें। तो सबसे पहला जो रिफॉर्म ऑथर ने सजेस्ट किया है वो ये है कि डिले इन वेज पेमेंट, जो डिले इन वेज पेमेंट्स है उनको आप एड्रेस करें। आप सबको पता है कि मनरेगा में जो काम करने वाले व्यक्ति हैं वो अनस्किल्ड वर्क हैं, वो रूरल एरियाज़ के लोग हैं, वो अडल्ट्स हैं जो कि अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके आपके यहाँ काम कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप उनको वेजेस नहीं देंगे तो एक तरीके से वो फोर्स्ड लेबर के बराबर हो जाएगा, एंड इट विल बी इक्विवेलेंट टू फोर्स्ड लेबर। तो दैट इज़ द थिंग विच द मिनिस्ट्री शुड फोकस, कि अगर आपको रिफॉर्म करना ही है तो सबसे पहले आप उनके जो बचे हुए पेमेंट्स हैं वो करें, और जो आप नए पेमेंट्स हैं वो तुरंत के तुरंत उनको दें। तो इसमें मिनिस्ट्री कौन से रिस्पॉन्सिबल है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। दूसरी चीज़ ऑथर ने कही यहाँ कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को एक और चीज़ देखनी कि जो पेमेंट प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई किया जाए, पेमेंट प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया जाए, क्योंकि एक तो 7 लोगों के 7 ऑफिसर्स के साइन होते हैं, उसके बाद पता नहीं कहाँ कहाँ अप्रूवल होता है, उसके बाद जाकर के पेमेंट जो है वो जाती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा कम्बरसम प्रोसेस है, इसको सिंप्लीफाई करना है, चाहे वो चेकिंग हो चाहे वेरिफिकेशन हो, सबको सिंप्लीफाइड प्रोसेस के थ्रू होना चाहिए। दूसरी जो रिफॉर्म ऑथर ने बड़ी रिफॉर्म बताई वो है इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटीज़। एक्सपेंडिचर जहाँ पे कम है उन एरियाज़ को पता करिए, कौन से एरियाज़ है जहाँ पे कम काम दिया जा रहा है, उन एरियाज़ को पकड़ करके उनका ऑडिट करके वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, वहाँ ज़्यादा टारगेटिंग बेटर करिए। ऑथर ने एक और चीज़ कही कि कई लोग यहाँ पे इंक्लूजन एरर्स में फोकस करते हैं, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति इंक्लूड ना हो जो डिज़र्व नहीं करता। ऑथर ने कहा है कि इंक्लूजन एरर की जगह आपको एक्सक्लूजन एरर में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति छूटे ना जो डिज़र्व करता है पर उसको काम ना मिले। इंक्लूजन अगर हो भी जाए तो चलता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे मनरेगा में काम करने के लिए आ रहा है ना, तो भले वो टेक्निकली उसका पार्ट ना बन सके, लेकिन वो डिज़र्व, मतलब वो ज़रूर मुश्किल में होगा, उसका काम करना होगा। तो ऑथर ने ये कहा है कि भैया आप पहले देखो, ऐसे एरियाज़ सर्च करो जहाँ पे प्रपोर्शन ऑफ फैमिलीज़ जो इन्वॉल्व हैं मनरेगा वर्क में कम है, उन एरियाज़ को टारगेट करके उनमें आप जा करके काम करवा सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन करके काम करवा सकते हैं, ठीक है ना। एंड थर्ड उन्होंने कहा रन द प्रोग्राम लाइक अ डिमांड बेस्ड लॉ एंड नॉट अ स्कीम। इसको स्कीम की तरह मत चलाइए, इसको डिमांड बेस्ड लॉ की तरह चलाइए। अनप्रिडिक्टेबल फंड, कई सेंट्रल गवर्नमेंट कभी कुछ फंड रिलीज़ करेगी तो कभी कुछ फंड रिलीज़ करेगी, है ना। कभी जो स्टेट्स ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं इसका मतलब है कि वहाँ पे ज़्यादा काम हो रहा होगा, लेकिन वहाँ पे उनको अलग तरीके से कहा जाता है कि आप ज़्यादा पैसा खा रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, है ना। पुअर परफॉर्मिंग स्टेट्स को मतलब जहाँ पे फंड्स ही नहीं है उनको डिस्करेज किया जाता है कि भैया आप यहाँ काम ही नहीं है इसलिए आप यहाँ काम नहीं हो रहा। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। तो ऑथर ने कहा कि आप पहले सोचो, आप उसमें रेगुलराइज्ड फंड्स तो दो पहले उनको, है ना। आप उनको क्या कर रहे हो, हर साल एक इतनी ज़्यादा मतलब अनप्रिडिक्टेबल रख दिया है आपने कि वहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट जो ऑथर ने रिफॉर्म बोला है वो कहा है कि भैया आप कोई भी चेंज अगर आप करना चाहते हो इस स्कीम के अंतर्गत तो ये पार्टिसिपेटरी रखो, डिस्कशंस कर लो, क्योंकि ये पब्लिक बेस्ड प्रोग्राम है, डिमांड बेस्ड प्रोग्राम है, लोगों की डिमांड के ऊपर बेस्ड है। तो एटलीस्ट जब भी आप कोई रिफॉर्म्स लाएं या चेंजेस लाएं तो एक कंसल्टेटिव प्रोसेस के थ्रू एक फोरम बना लीजिए जहां पे आप सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इन सब के साथ मिल करके डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसमें रिफॉर्म करेंगे। तो दैट इज अनदर थिंग विच हैज़ बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। एंड लास्ट उन्होंने कहा कि टॉप डाउन रिफॉर्म जो है गवर्नमेंट को लगता है कि टॉप पे हम कोई चीज़ करेंगे वो डाउन तक पहुँच जाएगी, नहीं, अपन को नीचे से ऊपर सोचना है। वी हैव टू थिंक डाउन अप नॉट टॉप डाउन। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। बहुत सारी चीज़ें हैं, हम हर्डल्स क्रिएट करते जा रहे हैं, जैसे कि हमने मोबाइल ऐप्स के थ्रू अटेंडेंस कर दी। अब ये भी एक तरीके से टॉप डाउन अप्रोच ही है। हमने सोचा टॉप पे कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें करते हैं और वहाँ पे डाउन वाले जो वहाँ पे महिलाएं इन्वॉल्व हैं, जो वो लोग इन्वॉल्व हैं, उनके बारे में नहीं सोचा। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर इन दिस सेगमेंट। आई होप यू विल रिमेंबर इट। अगला आर्टिकल है रिविजिट द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स। यहाँ पे ऑथर ने बात की है टोबैको प्रोडक्ट्स की। सबसे पहले ऑथर ने यूज़ किया है एडम स्मिथ का एक फेमस कोट, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो शुगर, रम और टोबैको है वो नेसेसरी नहीं है लाइफ के लिए, बट उनका कंजम्पशन बहुत वाइड है एंड देयरफॉर दे मेक अ गुड कैंडिडेट फॉर टैक्सेशन। तो ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर अच्छा टैक्सेशन लगाना चाहिए। अब इंडिया में भी टैक्सेशन लगाया गया है टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर हालांकि, बट बहुत ज़्यादा उसमें अनप्रिडिक्टेबलनेस है, बहुत ज़्यादा स्टेटस को रखा गया है और बहुत ज़्यादा उसमें मतलब डिस्क्रिमिनेशन भी किया गया है, ऑथर ने ऐसा बताया है। अब हम
देखते हैं क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं। सबसे पहले ऑथर ने बात की कि लगभग टोबैको के यूज़ से इट इज़ द कॉज ऑफ नियरली 3500 डेथ्स इन इंडिया एवरी डे विच इम्पैक्ट्स ह्यूमन कैपिटल एंड जीडीपी ग्रोथ इन अ नेगेटिव वे। तो आप सबको पता है कि टोबैको का जो कंजम्पशन है वो ह्यूमन पर्सनल के लिए अच्छा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा उससे नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। ऑथर ने कहा हमारा टैक्स सिस्टम काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, जैसे कि इंडिया में जो मेजर टैक्स है इसके ऊपर वो एड वैलोरम यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स है एक तरीके से, है ना। एंड जब एक्साइज टैक्सेस हैं वो बहुत कम, उनका प्रोपोर्शन बहुत कम है और घटता गया है। फॉर एग्जांपल जीएसटी के आने के बाद जो सिगरेट पे लगती थी एक्साइज ड्यूटी वो 54% से घटा करके 8% कर दी गई है। बीड़ी में तो 17% से घटा के 1% कर दी गई है। स्मोकलेस टोबैको में 59% से घटा करके 11% कर दी गई है, ठीक है ना। तो ऑथर ने ये कहा है कि भैया आप एक्साइज ड्यूटी क्यों नहीं लगा रहे, इनके ऊपर इतने ज़्यादा कम क्यों कर रहे हो, है ना। यू हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग दीज टैक्सेस रेगुलरली। ये जो सेस है जो भी आप लगाते हो ये सारे आपको रेगुलरली रिवाइज करने चाहिए और इन्फ्लेशन के साथ इनको मैच करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप इनको मैच नहीं करेंगे तो देन इट विल नॉट बी हैविंग एनी मीनिंग। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि डिस्क्रिपेंसी भी है प्रोडक्ट टैक्सेशन में। फॉर एग्जाम्पल बीड़ी अगर आप देखें तो बीड़ी के ऊपर बिल्कुल टैक्स नहीं लगाया जाता है ना, एंड बीड़ी उतनी ही नुकसानदायक है जितनी की सिगरेट है। तो फिर इतनी डिस्क्रिपेंसी क्यों। टैक्सेस आपको कंसिस्टेंट रखने हैं सारे टोबैको प्रोडक्ट्स में, कोई भी ज़्यादा या कम हार्मफुल नहीं है। बीडीज देख लो, दे आर द ओनली टोबैको प्रोडक्ट्स विदाउट अ कंपनसेशन सेस, उसमें कंपनसेशन सेस ही नहीं लगता। आप देखोगे बीड़ी के ऊपर कंपनसेशन सेस नहीं लगता है जीएसटी रिजीम के अंतर्गत। तो दैट इज वन डिस्क्रिमिनेशन एंड डिस्क्रिपेंसी ऑल्सो। बीड़ी का भी उतना ही पब्लिक हेल्थ के ऊपर नुकसान है जितना सिगरेट का है, अदर टोबैको प्रोडक्ट्स का है। तो जीएसटी रेट जो है वो सर्टेन होने चाहिए, चाहे वो स्मोकलेस टोबैको हो, चाहे वो बीड़ी हो, चाहे वो तेंदू लीव्स हो, चाहे बीटल लीव्स हो, अरेका, इन सब के ऊपर आपको रखना है ना। दे शुड बी अंडर यूनिफॉर्म 28% स्लैब, और अगर रखा भी गया टैक्स तो 5 से 18% के बीच में रखा गया, वो भी गलत है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। और जैसे एक और है कि जीएसटी करेंटली एग्जेम्प्ट्स ऑल द स्मॉल बिजनेसेस विद लेस देन 40 लाख एनुअल टर्नओवर। तो इसमें क्या है, बहुत सारे स्मोकलेस टोबैको और बीड़ी के मैन्युफैक्चरर जो हैं वो इनफॉर्मल में काम करते हैं और वो अपना टैक्स बेस घटा के रखते हैं, ठीक है ना। तो ये एग्जेम्पशंस जो हैं वो ऐसे नहीं होने चाहिए टोबैको प्रोडक्ट्स के लिए एटलीस्ट, और जो ये वाले प्रोडक्ट्स हैं इनके लिए नहीं होने चाहिए। दैट इज़ अनदर सजेशन गिवन बाय द ऑथर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। इंडियाज़ कॉल टू मॉडिफाई द इंडस वाटर ट्रीटी। कल मैंने हालांकि आपको सारा बताया था, फिर से एक बार बस वही चीज़ें रिपीट कर देता हूँ। 1960 में ये ट्रीटी आई थी। वर्ल्ड बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक का जो IBRD ब्रांच है उसने इसको ब्रोकरेज किया था, इस ट्रीटी को वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर किया था, तब जाके हुई थी। आयूब खान उसमें पाकिस्तान की तरफ से थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे इंडिया की तरफ से आए थे, है ना। आयूब खान उस समय जो था प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान था, है ना। एंड वर्ल्ड बैंक की तरफ से WAB इलिफ थे, एंड वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट थे वो उस समय 1960 में। रिवर 6 हैं जिनको 3-3 में डिवाइड किया। वेस्टर्न रिवर ICJ जो है वो पाकिस्तान को दी गई, और जो ईस्टर्न रिवर्स हैं यानी कि आपकी ICJ के अलावा जो बचती है ब्यास, रावी एंड सतलज, वो इंडिया को एलोकेट की गई अनरिस्ट्रिक्ट यूसेज के लिए। हालांकि दोनों को ये कहा गया कि एक आपको परमानेंट इंडस कमीशन भी इस्टेब्लिश करना है जो कि आपका फर्स्ट लेवल ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन रहेगा। फिर उसके बाद से अगर आपका वहाँ नहीं होता है सॉल्व इशू तो फिर आप एक न्यूट्रल एंटिटी को अपॉइंट करवा सकते हो, और तीसरा है अगर आप वर्ल्ड बैंक दोबारा जा सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा एनेक्चर D जो है इंडस वाटर ट्रीटी का, एनेक्चर D वो अलाउ करता है इंडिया को टू बिल्ड रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स मतलब कि ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें पानी को स्टोर करने की ज़रूरत ना पड़े, रन के थ्रू ही वो हो जाए। एंड ये ट्रीटी ये भी अलाउ करती है पाकिस्तान को टू रेज ऑब्जेक्शंस। अब देखो ट्रीटी में ये मेंशन था कि आपको जो इशू रेज करने हैं वो एक फेज़ मैनर में करना है, मतलब पहले परमानेंट इंडस कमीशन में, फिर उसके बाद यहाँ पे, फिर उसके बाद इनमें। बट यहाँ पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने पहले एक न्यूट्रल एक्सपर्ट भी अपॉइंट कर दिया और अब वर्ल्ड बैंक के पास भी लिख दिया है ना। हमारे 2 प्रोजेक्ट्स हैं किशन गंगा, जो कि किशन गंगा रिवर एक ट्रिब्यूटरी है झेलम रिवर की, ओरिजिनेट होती जम्मू कश्मीर में एंड ज्वाइन करती है पाकिस्तान को इन द ज्वाइन करती है इंडस को इन द POK रीजन, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन में। एंड
किशन गंगा का काम हालांकि हम कंप्लीट कर चुके हैं, 2018 में इसको हम इनॉग्रेट भी कर चुके हैं, बट अभी भी पाकिस्तान इसमें इशू उठाया हुआ है ना। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो कि आपका हेग में है, उसने हालांकि हमारे फेवर में ही रूलिंग दी थी, द ग्रीन सिग्नल फॉर द प्रोजेक्ट, एंड फिर वर्ल्ड बैंक में वो पेंडिंग है। इसके अलावा अगर आप देखें तो रतले डैम का प्रोजेक्ट है चेनाब रिवर के ऊपर, तो यहाँ पे और इंडिया ने वही कहा, इंडिया ने कहा कि भैया देखो पाकिस्तान ने एक तो न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट करने के लिए कहा, उसके बाद पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट चेंज कर दी और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन चला गया है ना, सेम इशू के लिए। तो अब आप ये देख सकते हैं कि जो ये उसने अलग अलग मैकेनिज्म्स को पैरेलली यूज़ किया, इस कारण से ट्रीटी तो ऑलरेडी वायलेट हो गई। जब ट्रीटी ऑलरेडी वायलेट हो गई तो हमको इसमें मॉडिफिकेशन चाहिए है ना, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए। तो ऑथर ने यहाँ पे वही चीज़ें मेंशन किया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। कमांड पोस्टिंग फॉर विमेन ऑफिसर्स इन द आर्मी, तो आर्मी ने भी स्टार्ट कर दिया है प्रोसेस फॉर सेलेक्टिंग द विमेन ऑफिसर्स टू कमांड असाइनमेंट्स। कमांड असाइनमेंट्स मतलब रैंक ऑफ कर्नल, विच विल बी अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स ब्रिंगिंग पैरिटी विद द फीमेल जॉब्स इन द आर्मी एंड ऑल। इसके पहले हालांकि आप सबको पता है कि आर्मी में जो विमेन होती थी वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू होती थी, मतलब कि 14 साल की उनकी नौकरी रहती थी, एंड 14 साल की नौकरी में उनको रिटायरमेंट बेनिफिट और ये सब नहीं मिलती थी। पेंशनेबल सर्विस 20 साल की होती है। लेकिन फिर लैंडमार्क जजमेंट्स आए बहुत सारे। कौन कौन से जजमेंट है? बबीता पूनिया केस है फरवरी 2020 का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया, याद रखेगा ये बबीता पूनिया केस विच वॉज इन 2020, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द वुमेन ऑफिसर्स in the army shall be granted permanent commission as well as command posting in all the services other than combat। तो ये बबीता पूनिया केस था। इसके बाद एक और केस था मार्च 25 2021 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा लेफ्टिनेंट कर्नल नितिशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, जिसमें कहा कि आर्मी सिलेक्शन इवैल्यूएशन प्रोसेस जो है वो डिस्क्रिमिनेट करती है और विमेन ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन मिलने में दिक्कत क्रिएट करती है, तो वो भी चेंज होनी चाहिए। तो यहाँ पे अब दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट, एंड ये चेंजेस के बाद अब एक नया बैच जो है कर्नल्स का, विमेन कर्नल्स का हो जाने वाला है। कमांड पोस्टिंग मतलब होता है कमांडिंग ऑफिसर्स की पोस्ट। कमांडिंग ऑफिसर मतलब जो आप एज अ लीडर आप जब रन करते हो पूरी यूनिट को अपने, तो दैट इज एक्चुअली द कमांड पोस्टिंग एंड कमांड यूनिट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आप इसको याद रखेंगे। डिमेंशिया, द नेचर ऑफ द डिसीज एंड हाउ इट प्रोग्रेसेस। डिमेंशिया एक क्लिनिकल सिंड्रोम है विच इज कॉज्ड बाय रेंज ऑफ डिसीजेज और इंजरीज टू द ब्रेन। तो डिमेंशिया एक तरीके का क्लिनिकल सिंड्रोम है, बहुत सारे डिसीजेस के कारण हो सकता है। डिमेंशिया का वन ऑफ द मेजर रीजंस जो है वो है आपका अल्जाइमर्स डिसीज़। अल्जाइमर्स डिसीज़ जो है वो इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक रीज़न है ना। इसमें व्यक्ति को अर्ली सिम्टम्स में एब्सेंट माइंडेडनेस, नाम रिकॉल करने में डिफ़िकल्टी होती है, वर्ड्स रिकॉल करने में डिफ़िकल्टी होती है, नई इन्फॉर्मेशन रिटेन करने में डिफ़िकल्टी होती है, सोशल इंगेजमेंट रिड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा इम्पेयरमेंट इन रिकग्नाइजिंग विजुअली प्रेजेंटेड ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो सामने रखे हुए ऑब्जेक्ट्स उनको भी रिकग्नाइज नहीं कर पाता है। स्पीच में प्रॉब्लम होने लगता है धीरे धीरे, स्किल्स में प्रॉब्लम होने लगता है, साइकोटिक फिनोमिनन आने लगते हैं, है ना। मोनोसिलेबिक स्पीच, साइकोटिक सिम्टम्स, बिहेवियरल डिस्टर्बेंस, लॉस ऑफ ब्लैडर एंड बाउल कंट्रोल, रिड्यूस्ड मोबिलिटी, ये सारे इसके मतलब धीरे धीरे सिम्टम्स हैं। डिमेंशिया सबसे अधिक आपके कॉग्निशन यानी आपके ब्रेन को इम्पैक्ट पहुंचाता है। एंड अगर आपको डिमेंशिया प्रिवेंट करना है तो पहले तो आपको मतलब अपने डेली एक्सरसाइज करना शुरू करना पड़ेगा। आप अल्जाइमर्स डिसीज़ से बच के रहें, वो एक इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको हाइपर टेंशन नहीं रखना है अपने दिमाग में, मिड लाइफ हाइपर टेंशन और ये सारी चीज़ें नहीं रखनी। स्मोकिंग नहीं करनी है क्योंकि स्मोकर्स में 50% ज़्यादा रिस्क होता है डिमेंशिया डेवलप करने का, तो बच के रहो इन सारी चीज़ों से। कभी हो गई तो बड़ा नुकसान होगा, एंड वही सारी चीज़ें हैं कि आप करते रहें। सब कैटेगराइजेशन कमेटी फॉर ओबीसीज गेट 14th एक्सटेंशन। तो आप सबको पता है जस्टिस जी रोहिणी कमेटी है जो कि सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए बनाई गई है, जी रोहिणी कमेटी, और उसको वो भी एक्सटेंशन और दे दिया गया है जुलाई तक का, और जुलाई में शायद वो अपनी रिपोर्ट दे दें। ये है सब कैटेगराइजेशन कमेटी जो क्या काम करेगी। आप सबको पता है कि ओबीसी का जो है लगभग 27% ओबीसी कोटा है, और उसको उनके अंतर्गत जो अलग अलग वो है उनमें डिवाइड करना है, सब कैटेगराइज करना है ना। तो दैट इज़ वाई दिस कमेटी हैज़ बिन फॉर्म्ड, एंड अब देखते हैं किस तरीके से ये करते हैं। हालांकि कमीशन ने आइडेंटिफाई किए हैं कुछ डोमिनेंट कास्ट ग्रुप्स अमंग ऑल द ओबीसी कम्युनिटीज़ इन द सेंट्रल लिस्ट, एंड स्मॉल ग्रुप ऑफ डोमिनेंट ओबीसी वर क्राउडिंग आउट अ लार्ज नंबर ऑफ कोटा। तो इस कारण से उसको बराबरी से बांटने की मुहिम जो है वो जी रोहिणी कमेटी करेगी, देखते हैं कैसे करती है।
आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे है मन की बात में प्राइम मिनिस्टर ने काफ़ी कुछ बोला है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ उन्होंने बोली वो दो चीज़ों के बारे में है। पहली चीज़ है कुछ लैंग्वेजेस, इनको लिख लो आप लोग। टोटो लैंग्वेज, हो लैंग्वेज, कुई लैंग्वेज और कुवी लैंग्वेज, दीज आर ऑल द ट्राइबल लैंग्वेजेस। टोटो, हो, कुई एंड कुवी। क्वेश्चन पूछता है ना कई बार कि टोटो, हो, कुई एंड कुवी क्या है, तो ये लैंग्वेजेस हैं, ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं। कुछ फैक्ट्स मैं आपको इनके बारे में बता दूं। जो जो इसमें कुई लैंग्वेज है वो साउथ ईस्टर्न द्रविडियन लैंग्वेज है, जो कि कंधाज ग्रुप जो है ट्राइबल्स का वो बोलते हैं, और ये मेनली उड़ीसा में बोला जाता है। उड़िया स्क्रिप्ट है इसकी। टोटो लैंग्वेज जो है वो सिनो तिब्बतन लैंग्वेज है, बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड भूटान में बोली जाती है। ट्राइबल टोटो पीपल, याद रखिएगा, टोटो पारा वेस्ट बंगाल में एक जगह भी है जो कि बॉर्डर करता है भूटान के साथ, वहाँ पर ये भाषा बोली जाती है। कुवी जो है वो साउथ सेंट्रल द्रविडियन लैंग्वेज है, वो भी आपका उड़ीसा में ही बोली जाती है। इसी के साथ साथ हो जो लैंग्वेज है मुंडा लैंग्वेज है, ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज है, एंड काफ़ी लोग इसको बोलते हैं। हो इज़ ऑल्सो ट्राइबल लैंग्वेज, तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट। इसके अलावा ऑथर ने कहा है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के बहुत सारे एग्जाम्पल्स है कंट्री में, जैसे अनुभव मंडप, लिख लो आप लोग। अनुभव मंडप का एग्जाम्पल दिया है। अनुभव मंडप लॉर्ड बसवेश्वरा के द्वारा बनाया गया था 12वीं सेंचुरी में, 12th सेंचुरी में। यहाँ पे फ्री डिबेट एंड डिस्कशंस इनकरेज किए जाते थे, फ्री डिबेट एंड डिस्कशंस। अनुभव मंडपम, लॉर्ड बसवेश्वरा, बसावा याद रखिएगा। क्या बनाया था इन्होंने, कौन सा सेक्ट स्टार्ट किया था, ये आपके लिए सवाल है, छोटा सा सवाल है, बताइएगा ज़रूर, ठीक है ना। इसके अलावा एक और चीज़ ऑथर ने बोली है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने बोली है उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन के बारे में। तो उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन याद रखिएगा, ये चिंगालपट्टू जो कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट है चेन्नई तमिलनाडु का, वहाँ पर है उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन। और इस इंस्क्रिप्शन में क्या मेंशन्ड है, सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम के बारे में मेंशन्ड है, चोलास के सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में, प्लस क्वालिफिकेशंस क्या क्या थे, इलेक्शंस का मोड क्या था, डिस्क्वालिफिकेशन क्या थे, एंड क्राइटेरिया क्या था ऑफ कंस्टिट्यूटिंग सभा एंड कमिटी ऑफ लोकल गवर्नेंस, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन्ड है, सभा के बारे में मेंशन्ड है, इलेक्शन के बारे में, क्वालिफिकेशंस के बारे में मेंशन्ड है, उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन। तो याद रखिएगा ये तीन चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आरटीआई पोर्टल बार्स न्यू अकाउंट। अब आरटीआई पोर्टल में जो अभी तक आप अकाउंट बना लेते थे और आपकी प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन आ जाती थी, वो सिस्टम हटा दिया गया है। अब आपको जितनी बार आरटीआई अप्लाई करनी है, हर बार डेटा आपको भरना है, और इसके लिए टाइम भी कम दिया जाता है। जैसे ही वो टाइम ओवर होता है, पेज रिफ्रेश हो जाता है, पूरा डेटा दोबारा भरना पड़ता है। तो कई लोग इसके ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं कि ये इसलिए किया गया है ताकि आरटीआई एप्लीकेशन ज़्यादा फाइल ना की जाए। हालांकि गवर्नमेंट ने कहा है कि इसके कारण हो क्या रहा था कि लोड बढ़ता जा रहा था सर्वर में, इस कारण से ये किया गया है। सो दैट इज़ इट फॉर द डे फ्रेंड्स। एंड इसके अलावा एक और लास्ट न्यूज़ है, जो ये जोकोविच है, उनको 22वां ग्रैंड स्लैम जीत लिया उन्होंने, 22nd ग्रैंड स्लैम जीता है और 10वां ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल जीता है नोवाक जोकोविच ने। 10वां ऑस्ट्रेलियन ओपन था उनका, और टोटल 22 ग्रैंड स्लैम्स हो चुके हैं, एंड ही इज़ नाउ इक्वलिंग द रिकॉर्ड ऑफ राफेल नडाल। राफेल नडाल के बराबर उन्होंने बराबरी से 22-22 दोनों के हैं, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, इट इज़ द मोस्ट नंबर ऑफ सिंगल्स ग्रैंड स्लैम टाइटल. So all these things are important. That is it for the day. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.